हेलो फ्रेंड, नीट यूजी 2022 में 3 पेपर हुए थे। एक हुआ था मेन नीट, एक हुआ था री नीट, क्योंकि राजस्थान के कुछ सेंटर में पेपर कुछ टाइम पे नहीं पहुंचा था और हिंदी वालों को इंग्लिश का पेपर दे दिया था, ऐसा कुछ लफड़ा हुआ था, तो वो राजस्थान में री नीट हुआ था। और एक हुआ था नीट ओवरसीज़ करके, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में नीट का पेपर हुआ था। ठीक है, 2021 में 2 पेपर हुए थे, नीट और री नीट। तो ये 5 पेपर है ना, इन 5 पेपर की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन करेंगे और मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी में वो कहाँ से दिए हुए हैं। अब एनसीईआरटी अब आपको मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता, बट जिस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में कहाँ कौन सी एनसीईआरटी काम में आई है, उस टॉपिक को मैं आपसे क्लियर करता रहूँगा। तो आप अगर आप वीडियो देखना शुरू किए तो दोनों ऑर्गेनिक मतलब दोनों 11th और 12th की सेकेंड एनसीईआरटी अपने पास में रखिए। तो अभी अपन सबसे पहले अपन यही 5 पेपर करेंगे, उसके बाद में चैप्टर वाइज पेपर करेंगे सारे के सारे ऑर्गेनिक के, मतलब चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले ये 5 पेपर करने हैं, क्योंकि इस 5 पेपर हमें आइडिया देंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं करंट में, अभी जस्ट 2 साल में क्या माइंड सेट है। आप देखोगे 500 साल में एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड बन रहे हैं। ये क्वेश्चन है 2022 का पेपर है जो री नीट वाला उसका। ठीक है, बोलता है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये अपने को पता चलता है कि एक एल्डिहाइड है। ठीक है, और एल्डिहाइड की रिएक्शन जो भी होती है, एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन शो करता है, मैंने GOC2 पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है, अपने यूट्यूब पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो एल्डिहाइड रिएक्शन शो करता है। एल्डिहाइड में ऐसा होता है कि इसमें यहाँ पे होता है डिफरेंट एटम, यहाँ कार्बन है, डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो वो NAR रिएक्शन शो करता है। याद रखना, एल्डिहाइड एंड कीटोन और CO2 और SO3, ये लोग NAR रिएक्शन शो करते हैं। इसके अलावा RCN, ये जब भी आपको कहीं क्वेश्चन में दिख जाए तो आप हमेशा आप NAR रिएक्शन के बारे में सोचना। पहला पॉइंट तो ये है, ये लोग NAR रिएक्शन देंगे। कौन कौन, यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ आपका, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, SO2, CO2। ठीक है, ये लोग NAR रिएक्शन देते हैं। NAR रिएक्शन में क्या होता है, NAR रिएक्शन की अपन अगर NCERT में दे रखा है, NAR रिएक्शन में होता ये है कि आपको सिंपली पहले क्या करना है, मैं एल्डिहाइड का एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ना, इस डबल बॉन्ड को हटाना है। यहाँ पे आपको देगा एक न्यूक्लियोफाइल A और B, आप इसको तोड़ दोगे A+ में और B- में। ठीक है, अब क्या करना है, A वाले को तो जो इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये होगा नेगेटिव वाला। न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट कार्बन से अटैच करवा दोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे और जो इलेक्ट्रोफाइल था ना पॉजिटिव वाला, उसको ऑक्सीजन के पास में जोड़ दोगे, और यही आपका आंसर होता है। ये इसका मैकेनिज्म होता है इतना, और मैंने डिटेल में भी बता रखा और ये भी डिटेल में ही है। तब अपने पास में अभी ये वाली रिएक्शन है HCN के साथ में, तो HCN को ब्रेक करोगे आप H+ और Cn- में किया। अब आप देखो यहाँ पे एक कार्बन होगा, तो ये बेंजीन है, बेंजीन को तो छेड़ना भी नहीं है, ये कार्बन, और इस कार्बन के ऑक्सीजन के पास में किसको ऐड करोगे, H+ को करोगे, कार्बन से डायरेक्ट किसको ऐड करोगे, नेगेटिव वाले को, और ये हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये बन गया साइनोहाइड्रिन, इतना बना। उसके बाद में साइनोहाइड्रिन का कर रहा है ये हाइड्रोलाइसिस। देखिए ये रिएक्शन साइनोहाइड्रिन वाली दे रखी है इसने। देखिए ये HCN था, HCN को H+ और Cn- में तोड़ा, और उसके बाद में एक बनेगा Cn लगेगा कार्बन से, और ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन लगेगा, इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। ये NCERT में रिएक्शन दिया है, मैंने इसको डिटेल में भी बता रखा आपको। HCN के साथ में रिएक्शन करेंगे, H+ और Cn- में टूटेगा, और H+ डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और Cn- कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट इसने लिखा भी है कि इंटरमीडिएट बनाने के लिए मेथड है एक। अब इंटरमीडिएट ये साइनोहाइड्रिन बनेगा, यहाँ पे इतना लिख करके इसने छोड़ दिया। अब इसमें इंटरमीडिएट बनने के बाद में आप देखोगे कि जो आपका साइनोहाइड्रिन बना है, इस साइनोहाइड्रिन का आपको आगे करना है। इसने एक लाइन लिख करके छोड़ दी कि इंटरमीडिएट्स साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल इंटरमीडिएट,
मतलब कि साइनोहाइड्रिन जो बनेगा ना उसको इंटरमीडिएट के रूप में काम में लेंगे। तो साइनोहाइड्रिन क्या था, R कार्बन, एक CN और एक OH। अब ये एक इंटरमीडिएट है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें से 3 अपने सिलेबस में हैं। यहाँ देखो, अब आप सोचो कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, बट इसको, ये अधूरी लाइन है, इसको पूरा करेंगे ना तो एक तो आता है इसका हाइड्रोलाइसिस H3+। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बन जाता है ये एसिड। जो CN था ना वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप यहीं NCERT में लिख देना, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये ऐसा कैसा रहेगा, बात आएगी समझ में। दूसरा होता है इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एक इसका रिडक्शन करते हैं तो बनता है RCH, ये कार्बन था ना, RC, ये जो CN था ना वो बच जाएगा CH2NH2 में, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा OH। तो रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, और ये इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसी लाइन को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है NCERT ने, ठीक है। और वैसे ये यहाँ पे NCERT में अलग दिया हुआ है, ये RCN था, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा, फाइनली एसिड बनेगा। ये बात यहाँ दे रखी है, बट यहाँ पे नहीं दी थी, एक अलग पैराग्राफ में दी थी एमाइड वाले चैप्टर में। तो पहला ये आपका NCERT का पोर्शन काम में आया। आपको एल्डिहाइड दे रखा था, एल्डिहाइड का आपने NAR करवाया तो आपको बना साइनोहाइड्रिन। फिर ये जो देखो यहाँ पे साइनाइड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ये बनेगा एसिड, बन गया एसिड। तो इसका बना दिया आपने एसिड। अब मतलब कि ये पहले ये काम में ले लिया तो ये बन गया। इसका आप करवाएंगे H3O+, तो क्या हो जाएगा, ये जो CN बना है ना, ये CN, इसको COOH में कन्वर्ट कर लेंगे। ये C, ये OH और ये CH इसके पास में ले देता हूँ, ठीक है। और ये बन जाएगा COOH। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में तीसरा रिएजेंट आता है ये NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये दिया आपको 11th की NCERT में। ये देखिए, अगर आपके पास में एसिड हो और साथ में NaOH हो और कैल्शियम ऑक्साइड हो तो इसको रिएक्शन बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। इसका क्या काम होता है, ये COOH या COONA जो भी होता है ना इसको हटा देना होता है, बस इतना काम होता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब COOH ग्रुप को CO2 के फॉर्म में बाहर निकाल दो, ठीक है। तो बोलता है ना सोडियम सॉल्ट या फिर सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसको हीट करोगे सोडा लाइम की प्रेजेंस में, सोडा लाइम इसी को बोलते हैं इस मिक्सर को, तो रिएक्शन का नाम सोडा लाइम है। एटम लेस देन, अब देखो पहले यहाँ पे 2 कार्बन थे, अब यहाँ 1 कार्बन बन गया, तो बोलता है लेस देन 1 कार्बन बनेगा। यहाँ 2 कार्बन थे तो यहाँ 1 कार्बन बन गया, ठीक है। 5 होते तो 4 बन जाता, तो Na2CO3 के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो इसने 3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया। अब क्या होगा, ये एसिड बनाया, इसका करोगे आप डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या होगा, ये आपका COOH जो है गायब हो जाएगा। तो यहाँ CH और उसके बाद में ये OH, ये COOH पूरा गायब ही हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल प्योरली NCERT बेस्ड था, लेकिन NCERT में भी क्वेश्चन हार्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप NCERT ओपन करके रखना, इन चीज़ों को पढ़ लेना तीनों को। अब यहाँ मैंने इसको डिटेल में बता दिया आपको NCERT में ही। फिर अगला क्वेश्चन जो है ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का कॉलम है। इसमें बोलता है, ये देखिए NCERT में साफ लिखा है, एक है ना, इसको मैं भी आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ सब रिएक्शंस को। इसको बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड, और बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मेशन के लिए अपने पास में बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड इटार्ड रिएक्शन भी होती है, नेम रिएक्शन है, मगर याद रखो तो डायरेक्ट याद रख लो। टोलुइन लेना है, टोलुइन के साथ में रिएक्शन करानी है Cr2O2Cl2, तो इंटरमीडिएट बनेगा, इसका नाम होता है छोक्रो HCl22। क्या नाम याद रखोगे, छोक्रो छोक्रो HCl, देखो ये CHOCRO छोक्रो, HCl और ये 22, छोक्रो मतलब लड़का कितने साल का है, 22 साल का है, ठीक है। छोक्रो HCl 22, छोक्रो HCl 22। फिर इसका फिर से अगर आगे करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस फर्दर तो बन जाता है ये बेंजेल्डिहाइड। अब इसको ऐसा ही एक्सप्लेन करा जाएगा, भले कितना डिटेल में पढ़ लो आप। तो इटार्ड रिएक्शन को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, बेंजेल्डिहाइड। ये बोलता है
इटार्ड रिएक्शन में बनेगा बेंजल्डिहाइड, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है इटार्ड रिएक्शन। तो डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, आंसर आ गया अपना। हालांकि बाकी बात रिएक्शन सारी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए, इतना ही समझने आपको कि टोलुइन लेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा सोक्रो HCl2, इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बन जाएगा अपने पास में बेंजल्डिहाइड। इतना माइंड में रहना चाहिए, इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है और इंटरमीडिएट बनेगा सोक्रो HCl2। ओके, देन अपन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास में फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास में डिटर्जेंट वाला चैप्टर जो है, आपको पता है डिटर्जेंट एक पाउडर होता है, जैसे वो अपन बोलते हैं ना कि वॉशिंग पाउडर वगैरह जो निरमा वगैरह होते हैं वो। तो ये 3 टाइप के होते हैं, कैटाइनिक, एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। अब इनको आपको क्या याद रखना है, इसमें इसके एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे कि एनाइनिक का एग्जाम्पल होता है सोडियम लोराइल सल्फेट। देखो सल्फेट वैसे भी आपको पता होता है SO4- होता है, तो नेगेटिव में ही आएगा। थोड़ा खुद का भी माइंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट, सल्फेट नाम से पता लग रहा है, सोडियम लोराइल सल्फेट ये किस में आ जाएगा, एनाइनिक में आ जाएगा। तो ए का थर्ड। उसके बाद में देखिए ये उसके बाद में आता है कैटाइनिक, इसका नाम है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये 2017 या 18 में एक बार पहले भी आ चुका है एग्जाम में, मतलब एग्जाम्पल पहले आया हुआ है। तो कैटाइनिक में आ जाएगा सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये आ जाएगा आपका कैटाइनिक में। बी का 4, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपको इस चैप्टर में डिटर्जेंट में आपको पता चल गया ना कि इसके 3 टाइप होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल। इनके एग्जाम्पल याद रखना है। एनाइनिक में याद रखो एनाइन सल्फेट, तो लोराइल सल्फेट, डोडाइल सल्फेट। देखो 2 एग्जाम्पल है इसके, एक तो लोराइल सल्फेट और एक इसका डोडाइल सल्फेट, ठीक है। लोराइल और डोडाइल क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव कौन आ गया, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। और नॉन एनिक में आ गया आपके पास में पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, हो गया। तो ये आपको इतना याद रखना था, सिंपल था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका आंसर भी आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्योरली एनसीईआरटी का बेस्ड है, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था, ये 4th नंबर भी रिपीटेड था, 3 नंबर भी रिपीटेड था, और ये 2 नंबर भी रिपीटेड था, और ये एकदम न्यू क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे NAR पूछता है, लेकिन उसने 3-4 रिएक्शन को मिक्स करके बहुत हार्ड क्वेश्चन बना दिया था, और पहला ही क्वेश्चन ये था उस पेपर का। आपको SN2 की रिएक्टिविटी, SN2 ये डिट्टो क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनर ने ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगाया है एग्जाम में, और कुछ भी नहीं किया है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है इंडेक्स क्वेश्चन, डायरेक्ट इंडेक्स क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे ईजी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन आपको सब सारे करके जाने होते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर इसने लगा रखा है कि SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है ना, SN2 की रिएक्टिविटी वो होती है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अब इनको जमा दो, मैंने इनको वापस रीअरेंज किया। ये कितने डिग्री है, एक जिस कार्बन से जुड़ा है ना वो पीछे उससे एक ही चेंज जा रही है, तो वो 1 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री। और इससे जिस कार्बन से जुड़ा है ना उसके इधर और इधर 2 ब्रांच जा रही है, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री। और ये जिससे जा रहा है ना, जिस कार्बन से जुड़ा है ना, वो कार्बन के पीछे एक ही ब्रांच है। अब ये मत बोल देना एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, नहीं, ये तो इस वाले कार्बन से जुड़ी है। अपना Cl जहाँ जुड़ा है ना उसके पीछे कितनी ब्रांच है, एक है, तो ये 1 डिग्री होगा, ठीक है। और इसको वापस मैंने लिखा है, तो ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा वहाँ 3 ब्रांचें जा रही है पीछे, 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये 3 डिग्री होगा। तो अपना क्या होगा, सबसे पहले 1 डिग्री को सबसे आगे रख दो, मतलब फर्स्ट और थर्ड है जो आगे आएंगे, ये गलत है। फर्स्ट और थर्ड को आगे लेना, ये भी गलत है। सेकंड को आगे ले लिया, ये भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड को आगे लो, ठीक है। बाद में आएगा 2nd डिग्री, ये आ गया 2nd डिग्री, और सबसे पीछे आएगा 3 डिग्री। यही है, प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये देखो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ साफ, ये देखो ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, सेम डिट्टो, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगाया, बस डिट्टो एनसीईआरटी का। फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं, लेकिन इसने एक लॉजिक ये खेला है कि इसमें आपको पहले कार्बन का नंबरिंग करना पड़ेगा। कार्बन का नंबरिंग करने के लिए आपको नंबरिंग वाला लॉ आना पड़ेगा।
मैंने आपको IUPAC पूरा पढ़ा रखा है 5 वीडियोज़ में, सिर्फ 5 वीडियोज़ में। अभी इस साल अभी तक अगर आपने IUPAC नहीं किया ना तो मेरे 5 वीडियोज़ में कर लेना, उसमें मैंने पूरे क्वेश्चन ही करवाए हैं और एक ही रूल को फॉलो किया है बस, जो NCERT का है। ये ऑर्डर, ये रूल मैंने आपको देखा होगा, हर क्वेश्चन में मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया है। ये एसिड, फिर एसिड के डेरिवेटिव, मतलब जब अपन IUPAC नंबरिंग करते हैं ना तो अपने को पहले ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है, तो उसमें ये ऑर्डर होता है। सबसे पहले आता है एसिड, 2 एसिड आते हैं, उसके बाद में आता है एसिड के डेरिवेटिव, ये तीनों एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, और बाद में साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, NH2 और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर था, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक CHO और एक ये COOR, मतलब कि एल्डिहाइड है एक तो, और एक है ये एस्टर। ठीक है, तो इसमें से आप प्रिंसिपल किसको मानोगे, कौन इसमें ना सुपीरियर है, तो आप इसमें देखोगे तो ये आपका पहले COOH आता है, फिर ये आता है, एक तो ये ग्रुप है आपके पास में और एक ये एल्डिहाइड है। इन दोनों में से सुपीरियर कौन है, एस्टर वाला सुपीरियर है। साफ दिख रहा है ना, एस्टर आगे आ रहा है, ये इसका ऑर्डर होता है फिक्स। तो एस्टर आपका सुपीरियर हो गया, तो नंबरिंग करोगे आप इधर से, 1 इसको बोलोगे, इसको 2 बोलोगे। अब बोलोगे इसको 1 क्यों नहीं बोला, इसको 1 नहीं बोला, आपको समझ में आ गया क्योंकि सुपीरियर नहीं है। बट इसको कभी भी नंबरिंग नहीं देते हैं, नंबरिंग हमेशा उसी से करते हैं जिससे ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और फिर लेफ्ट साइड या राइट साइड जिधर भी जाना होता है उधर चले जाते हैं। ये इसकी नंबरिंग हो गई, समझ में आई बात। इसको नंबरिंग में इसे ये CH3 जो है ना, इसको नंबरिंग में शामिल नहीं करते हैं। यही इसका रूल है, मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था। अब ये 1 नंबर कार्बन है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ वापस ऐसे दिखाया है, देखिए। अब इससे कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 और ये 1 3। अब आप बोलोगे तो डबल बॉन्ड है, तो मैंने वहाँ आपको सारा डिटेल में समझा रखा है कि डबल, यहाँ बॉन्ड काउंट करना है, भले सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, एक ही बॉन्ड काउंट करेंगे। तो 1 2 और 3 टोटल बॉन्ड बने 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा कार्बन आपका ये है, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ में 4 बॉन्ड बना रखे हैं। 4 बॉन्ड मतलब sp3। तो 1 नंबर कार्बन आपका sp2 बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन से है, और जो 2 नंबर कार्बन है वो sp3 से है। तो ये आंसर है। पर ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एक, हालांकि अपन ने ये सब कुछ सारा कुछ डिस्कस कर रखे हैं पहले भी, और अभी भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रायोरिटी लेवल होता है कार्बन की नंबरिंग के लिए, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपन सिंपली एक ही लॉ काम में लेते हैं कि जितने बॉन्ड है उतना हाइब्रिडाइजेशन है, और डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको एक सिंगल बॉन्ड हो, उसको एक ही बॉन्ड में काउंट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फिर से एक NCERT का क्वेश्चन है, और साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन NCERT से। ये क्वेश्चन आपको एनिलीन दिया है, और ये दिया है आपको एनहाइड्राइड और पिरिडीन की प्रेजेंस में। ये देखिए एनहाइड्राइड है और पिरिडीन की प्रेजेंस में, ये एमीन वाले चैप्टर में दे रखा है। ये क्या काम आता है, ग्रुप प्रोटेक्शन में काम आता है, ठीक है। तो ग्रुप प्रोटेक्शन में ये काम आता है। ग्रुप प्रोटेक्शन क्या होता है, ग्रुप प्रोटेक्शन एक तरह का, मतलब कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, जैसे मान लो मैं आपको ऐसे ही एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई नेता है बहुत भयंकर, वो उसके पास में फोर्स वगैरह है, तो आप, और उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो उसको है ना थोड़ा कम करने के लिए, डाउन करने के लिए, वो बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको डायरेक्टली आप हिट नहीं कर सकते हो। उसके जो फैमिली मेम्बर है ना, मान लो, फिर वो लोग गुंडा वगैरह क्या करते हैं कि, मैं फ़ोन को साइलेंट में लगा लेता हूँ, उसके किस बेटे को या पोते को किडनैप कर देते, उस टाइप का किडनैप करते, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती, थोड़ा वो दब जाता है, तो इसको अपने को दबाना है। तो एनिलीन होता है ना, वो ESR, जितने भी बेंजीन रिंग आती है ना, वो सारी की सारी रिएक्शन देते हैं ESR। मैंने आपको बताया था ना कि एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, CO2, SO2, ये सारे के सारे रिएक्शन देते हैं NAR। वैसे ही बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव है ना, बेंजेनोइड ही बोल देता हूँ मैं, ठीक है, हालांकि ये सही बात नहीं है बेंजेनोइड बोलना इनको, बट जिसमें भी बेंजीन दिख जाए ना, आप समझ लो, वो सारे के सारे देते हैं ESR रिएक्शन। और ESR का एक फिक्स ऑर्डर होता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो मैंने आपको ऑर्डर एक फिक्स, जब मैंने ESR पढ़ाई थी, मैंने बोला ना GOC2 मैंने पूरी पढ़ा रखी है, तो मैंने उसमें ऑर्डर लिखा रखा है, आप वीडियो में जा करके देख लेना। NH2 सबसे आगे था, फिर OH था, ऐसा ऑर्डर था, आपको याद आए तो, डॉट 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 NO2, ये इसका एक ऑर्डर था फिक्स, आपको याद आया हो तो। मैंने ESR का ऑर्डर लिखा रखा, वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है, वो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
तो ये जो NH2 होता है ना वो बहुत रिएक्टिव होता है ESR के लिए, तो भयंकर तरीके से विस्फोटक तरीके से रिएक्शन करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन इस NH2 को इस ग्रुप में बदल देते हैं, मतलब कि मोर एक्टिव ग्रुप को लेस एक्टिव ग्रुप में बदलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप प्रोटेक्शन। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो ग्रुप प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये ग्रुप प्रोटेक्शन वाली रिएक्शन थी, उसको यहाँ पे डायरेक्ट इसने दे दिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या बनेगा। पहले तो यहाँ पे 2 रिएजेंट दिया है, आपको 3 रिएजेंट दे रखे हैं, 1, 2 और 3। तो पहला रिएजेंट जो था ना वो ये था, तो इस एनिलीन से ये वाला अपने पास बन चुका है। अब दूसरा रिएजेंट लेंगे LiLH4। ये वापस एमीन वाले चैप्टर में दे रखा है कि ये अपने पास में क्या बना है, C डबल बॉन्ड O और NH, ये बन गया आपके पास में नाइट, वो बोलते हैं इसको एमाइड बोलते हैं, एमाइड बन गया। एमाइड का अगर रिडक्शन करते हैं तो वो बनता है एमीन। एमाइन का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एमीन। ये एमीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन जो दे रखी है ना NCERT में, उसमें दे रखा है। तो एमीन का कर देते हैं अपन लोग रिडक्शन, ठीक है। एमीन का करेंगे रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन करते हैं वापस। यहाँ पे कौन सा काम में लेंगे रिएजेंट, ये करेंगे अपन इसको मतलब CH2, इसको हटा देंगे, बस सिंपल CH2 लगा देंगे यहाँ पे। तो आपको दिख गया होगा क्या बन जाएगा, ये NH, ये हाइड्रोजन इसके पास रख दिया, ये CH और ये CH3, ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ रही है बातें, NCERT की सारी कुछ। तो ऐसा कौन सा है, ये पहला ही ऑप्शन है। आसान था, बोलोगे हार्ड था, बट क्वेश्चन ऐसी टाइप के आ रहे हैं। अगला ये बोलता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, बोलता है क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो क्लोरीन जो होता है ना वो दिखाता है -I इफेक्ट दिखाता है, फिर भी जब ESR करते हैं तो वो अब इलेक्ट्रॉन -I वाला ग्रुप है, तो इसको कहाँ अटैक करवाना चाहिए था, मेटा पे अटैक करवाना चाहिए था। लेकिन जब इसकी रिएक्शन होती है ना तभी अटैक कराता है ऑर्थो और पैरा पे। यही बोला ना, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यस सही बात है, -I वाला ग्रुप है ये, बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ESR रिएक्शन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये मैंने आपको ESR में एक्सप्लेन किया था। सही बात है, ये असर्शन एकदम सही है। और ये जो क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया ये देखिए, इंडेक्स क्वेश्चन 10.9। Although the chlorine is the electro-withdrawing group, yet ortho-para-directing electrophilic aromatic substitution reaction दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन को तो बना दिया इन लोगों ने असर्शन, और जो इसमें इनका आंसर था उसको बना दिया इन्होंने रीजन। तो ये तो सही है, असर्शन और रीजन। इसका रीजन क्या होगा कि भाई जब इसकी रिएक्शन होती है ना तब यहाँ बन जाता है कार्बोकैटायन, ठीक है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी ना उसके हिसाब से अटैक होगा। ये सारा एक्सप्लेनेशन इसने दे रखा है। इसी क्वेश्चन को देखिए ना, आपने 3 इंडेक्स क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लिया इस बार। देखो अभी आपने देखा था SN2 का और रिएक्टिविटी का ऑर्डर, वो भी इसी चैप्टर से था, एल्किल हैलाइड वाले से, ये भी इसकी का था। तो असर्शन भी करेक्ट है इसका और रीजन भी करेक्ट है। रीजन क्या दिया, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। बीच में इंटरमीडिएट बना था कार्बोकैटायन और यहाँ Cl लगा था, अब Cl का यहाँ लगने लगता है -I, इंडक्टिव इफेक्ट तो -I लगेगा। तो वो इसको क्या करता है, डीलोकलाइज, मतलब थोड़ा सा इसको अनबैलेंस करता है या फिर इसकी रिएक्टिविटी को कम करता है। हाउएवर ड्यू टू द मोर प्रोनाउंस्ड रेजोनेंस इफेक्ट, फिर इसमें पाई बॉन्ड होते हैं तो रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस जब भी होता है ना तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो घूम फिर करके कहीं और आ सकता है। तो फिर वो घूमता फिरता, देखिए यही तो दिखाया इसने कि पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ था, उसके बाद में यहाँ इसका क्लोरीन का -I लग रहा था, तो ये कम, मतलब ये था ना डीस्टेबलाइज, हाँ सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, डीस्टेबलाइज कर रहा था। इसने भी यही तो लिखा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है, क्या लिखा है, डीस्टेबलाइज करता है। तो फिर इसमें रेजोनेंस होता है, तो फिर ये जो बॉन्ड होता है ना ये घूम फिर करके इलेक्ट्रोफाइल लगना तो यहाँ चाहिए था मेटा पे, बट लगता ऑर्थोपैरा पे। तो ये NCERT के क्वेश्चन कोई डायरेक्ट इसने पूछ लिया है, ठीक है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, वो वाला आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वैसे NAR की बात कर रहा है। पहले बोला इसमें एडिशन होगा, तो यस इसमें भी एडिशन हो रहा है। साथ में एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, इधर A + B मिलकर के C बन जाए तो इसे बोलेंगे एडिशन।
ए टूट करके बी प्लस सी बना दे, इसे बोलेंगे, इसे बोला एडिशन, जुड़ गया इसमें और एक अलग प्रोडक्ट बना। इसे बोला एलिमिनेशन, ए से कुछ मतलब यहाँ रीजेंट होगा, उस रीजेंट की प्रेजेंस में ये एलिमिनेट हो गया। बी मतलब ए से ए का ए डैश बन गया और इससे सी एलिमिनेट हो गया। एक होता है ए प्लस बी, ए और बी रिएक्शन करेंगे और यहाँ बनेगा सी प्लस डी, तो या फिर ऐसे बोलते हैं ए डैश प्लस सी। तो यहाँ पे एडिशन भी हुआ है और एलिमिनेशन भी हुआ है। तो ये बोलता है एडिशन और एलिमिनेशन दोनों किस में नहीं हो रहे। इसमें देखो ये ए प्लस बी, ए डैश, ये देखो ये पूरा का पूरा एक ही है, बट इसमें वाटर साथ में मिल रहा है बाई प्रोडक्ट फॉर्म में। मतलब इधर भी दो हैं ए बी और इधर भी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसमें सिंपल और सिंपल एडिशन हुआ है। तो वैसे यही बोल रहा है किस में नहीं हुआ है, नॉट एलिमिनेशन किस में नहीं हुआ है। एडिशन तो सब में हो रहा है बट एलिमिनेशन इसमें नहीं हो रहा है, फोर्थ वाले में सिंपल अकेला प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ में आ गया ना। ऐसे ही आप बेसिक से कंसेप्ट से कर सकते हो। बाकी मैं बता दूँ आपको एनसीईआरटी में ये सारा दे रखा है, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शंस, ये वही रिएक्शंस थी। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में जितनी भी रिएक्शन है उसको मैंने प्योर डिटेल में समझा रखा है, आप वीडियोस जा करके देख सकते हैं एनएआर में। ठीक है, मैंने जीओसी2 को बहुत लंबा नहीं बताया, बस एनसीईआरटी बेस्ड बताया है, आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाली रिएक्शन जितनी भी होगी ना, इसमें वाटर साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। तो ये पहले तो ऐड होता है, देखो ये एडिशन प्रोडक्ट और बाद में एलिमिनेशन। तो एडिशन और एलिमिनेशन जो अमोनिया डेरिवेटिव होता है ना, जिसमें भी अमोनिया है, तो देखिए आप ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन सारी एडिशन और एलिमिनेशन होती है, और ये वाली फर्स्ट वाली नहीं है। और आप ऐसे बेसिक कंसेप्ट जो था ना आपका 10th वाला, उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में कंसेप्ट बता दो एनसीईआरटी का। पहले आपको देखना होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, क्या देखना है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम आ जाए, अगर सेम आ जाए, पहले मॉलिक्यूलर वेट ही देखना है। आप इतना सा लिख दीजिए, एनसीईआरटी में बहुत बड़ा समझा रखा है, मैंने उसको कंसाइज कर लिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ जो है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको कंसाइज कर लिया है, आपके लिए छोटा कर दिया है। तो आप मॉलिक्यूलर वेट देखोगे सबसे पहले, अगर वो सेम आ जाता है तो आप देखोगे ब्रांचिंग से, ब्रांचिंग से अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मॉलिक्यूलर पॉइंट कैसे चेक करोगे आप, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन के नंबर से। मॉलिक्यूलर वेट मतलब कार्बन का नंबर। हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, कितने, 7। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, इसमें भी ब्यूटेन है 4 कार्बन, लेकिन एक मिथाइल और एक्स्ट्रा लगा है 2 नंबर कार्बन पे, तो कितने हो गए, 5 कार्बन। ये बात समझ में आएगी आपको। ब्यूटेन में 4 कार्बन थे, एक मिथाइल एक्स्ट्रा लगा था तो 5 कार्बन हो गए। इसमें प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, एक 2 नंबर कार्बन पे एक्स्ट्रा मिथाइल लगा है, तो इसमें भी हो गए 4 कार्बन। हेक्सेन में 6 कार्बन। अब इसको मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेट करोगे तो पहले आएगा 7, यानी कि ए पहले आ जाएगा सबसे ज़्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो 7 ए वाला सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 6 नंबर वाला, यानी कि ई वाला, तो ये गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएगा आपके पास में 5 कार्बन वाला, सी वाला। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाएगा 4 कार्बन वाले दोनों। अब इसमें से, इन दोनों में से कौन आएगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा तब अपन देखेंगे ब्रांचिंग, देखा ना, मॉलिक्यूलर वेट सेम आ जाएगा तो ब्रांचिंग देखेंगे। अब देखो इनमें ब्रांचिंग किस में, ये ब्यूटेन है, ये तो सीधी सी का सिंपल 4 कार्बन की चैन है, ऐसे है कि नहीं। जबकि इसको देखोगे 3 कार्बन की चैन है और फिर एक मिथाइल लगा है, तो इसमें ब्रांचिंग आ गई, तो बी वाले का ज़्यादा होगा डी वाले से। समझ में आई बात आपको। यही कंसेप्ट है पूरा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, और ये क्वेश्चन आता रहता है, 2-3 बार आ चुका है। ये देखिए, इन सब, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चलो, ये है ब्यूटेन, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। ये हैं, अरे बाप रे, यही तो है ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले ही पूछ लिए इन लोगों ने। 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, प्रोपेन के 3 और एक मिथाइल लगा हुआ है। ये पेंटेन है, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। ये क्या है, ये हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन थे इसमें, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, ब्यूटेन था एक और कार्बन आ गया, 5। ये क्या है, ये हैं प्रोपेन, चलो कितने कार्बन हुए, आप ऐसे इसमें भी काउंट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नाम ही देता है तो नाम के हिसाब से कर रहा हूँ। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन थे, उसके बाद में 2 मिथाइल लगे, 2 बार मिथाइल लगे, तो 3 और 2 5 कार्बन इसमें भी। अब यहाँ पे आपको होगा, पहले सबसे पहले देखो
ये 1 है, ये 2 3 4 5, तो आपको पता है 3 4 और 5 इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, 1 और 2 से। क्यों, इनमें 5 कार्बन थे और इनमें 4 कार्बन है। अब आप अगर 1 और 2 को, इसको 1 और 2 को कंपेयर करोगे, मॉलिक्यूलर वेट सेम आ गया, तो इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है। जिसमें ब्रांचिंग हो गई उसका कम हो जाएगा, तो 1 और 2 में से 1 का ज़्यादा होगा। समझ में आई बात आपको, ब्रांचिंग देख रहे हैं अपन, 1 और 2 में से 1 का ज़्यादा। अब इन तीनों में देखोगे तो ब्रांचिंग देखोगे, इसमें ब्रांचिंग बिल्कुल नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग हुई और इसमें 2 ब्रांचिंग हो गई, तो 3 4 और फिर 5, और 1 और 2 इनसे पीछे हैं। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। एनसीईआरटी का जो था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, और नया क्वेश्चन जो आया था एनसीईआरटी बेस्ड ही था उसको भी एक्सप्लेन कर लिया। पहले मॉलिक्यूलर वेट देख लो, मॉलिक्यूलर वेट के लिए कार्बन काउंट कर लो, और जब कार्बन का नंबर सेम आ जाए तो ब्रांचिंग देख लो, जिसमें ज़्यादा ब्रांच होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये रिएजेंट दिए हैं और अपने से रिएक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिंक डस्ट और हीट करना है, तो ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दे रखी है। फिनॉल के साथ में जिंक डस्ट की रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन बन जाती है। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। सी का सेकंड, एक ही ऑप्शन में। और अगर फिनॉल की रिएक्शन Na2Cr2O7 के साथ में कराते हैं तो बेंजोक्विनॉन बन जाता है, तो इससे बन जाएगा बेंजोक्विनॉन, डी का फर्स्ट। ये भी एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो ऐसे ही आ गया, प्योर एनसीईआरटी का है। रिएक्शन तो याद रखनी पड़ेगी, मतलब फिनॉल बनाने के मेथड, फिनॉल के रिएक्शंस वगैरह एनसीईआरटी में जो दिया ना उनको देखते रहो। क्वेश्चन हार्ड बनेगा तो 2-3 चैप्टर को मिक्स कर देगा बस, पर एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा। और अगर फिनॉल की रिएक्शन CaCl3 के साथ में कराओगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, ये रहा, बी का थर्ड। हो गया ये क्वेश्चन था ना, एनसीईआरटी का था प्योर। अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। आप 11th की एनसीईआरटी ओपन करोगे तो एल्कीन बनाने के बहुत सारे मेथड दिए हुए। ठीक है, एक मेथड है लिक्विड अमोनिया के साथ में, लिक्विड अमोनिया के साथ में बना देना। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ये अभी 2018 में पूछा हुआ था। ठीक है, ये रिएक्शन एक होता है, एल्काइन लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, ठीक है, और उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर पैलेडियम ले लिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं PDC को बोलते हैं लिंडलार, पैलेडियम, और इस रिएक्शन को भी बोलते हैं लिंडलार रिएक्शन। ठीक है, नाम याद रखना। ये क्या करता है, सिस वाला प्रोडक्ट बनाता है। देखो दोनों एक साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, सिस। तो ये बनाता है सिस एल्कीन, ये याद रखना आपको। मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या ही करना है कि एल्कीन बनाने का मेथड है। एल्काइन लिया और अगर PDC ले लिया तो बनेगा आपका, इसको बोलेंगे लिंडलार रिएक्शन, और सिस वाला प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपने लिक्विड अमोनिया ले लिया सोडियम के साथ में, लिक्विड अमोनिया ले लिया और वही एल्काइन है, तो ये बनेगा आपका ट्रांस वाला। देखो ट्रांस वाला बना, तो ये बनेगा, इसे बोलते हैं बर्ड्स रिडक्शन, बर्ड्स रिडक्शन, तो ये बनेगा ट्रांस वाला। आगे बात समझ में। तो ये रिएक्शन आपको इतना पूरा पैराग्राफ तो मैंने पढ़ा ही दिया, आप एनसीईआरटी इसकी तो देखो पढ़ा दी ना, इतना ही तो था, कुछ भी नहीं था। ट्रिपल बॉन्ड लो, उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, सिस बनाना है तो PDC ले लो, ठीक है, और ट्रांस बनाना है तो आप लिक्विड अमोनिया ले लो। तो वैसे भी देखो ट्रांस में AN आ रहा है, ठीक है, AN को उल्टा करोगे तो सोडियम Na हो जाएगा। यहाँ कार्बन आ रहा है तो सिस में भी कार्बन आ रहा है। ऐसे भी थोड़ा बहुत हिंट से याद रख सकते हो। तो ये पूरा मैंने एक मेथड आपको बता दिया। तो ट्रीटमेंट ऑफ एल्कीन विद सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये तो सही बात है, अगर ऐसा करोगे तो ट्रांस वाली एल्कीन बन जाएगी। ये तो इससे तो बन रहा है। हीटिंग, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है, हालांकि ये सारी रिएक्शन दे रखी है, मैं आपको एक समझाता हूँ। एक रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और एक रिएजेंट होता है एक्वस KOH। जब एक्वस KOH दिया है ना, मैं आपको यहाँ लिखता हूँ
क्या लिया आपने, एल्किल हैलाइड लिया, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH। ये क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है टेस्ट पेपर में, एग्ज़ाम में ही, तो ये एग्ज़ाम का ही तो पेपर है। तो अगर आपने एल्कोहलिक KOH ले लिया तो यहाँ बनेगा आपके पास में एल्कीन, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एक्वस KOH ले लिया तो बन जाएगा एल्कोहल। देखो याद ऐसे रख दो, यहाँ पहले से एल्कोहल था, एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहल नहीं बनाया, और यहाँ पहले से एल्कोहल नहीं था तो बाद में एल्कोहल बना लिया, है ना, ठीक है। पहले से एल्कोहल था तो नहीं बनाया, अब यहाँ नहीं था तो बना दिया, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। तो ये भी आपने NCERT में इसने दे रखा है, जिंक वाला रिएक्शन दे रखा है। देखो डाइब्रोमीन लोगे, जिंक लोगे तो बन जाएगा ये, मतलब कि एक ऐसा एल्किल हैलाइड लोगे, मतलब R यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन। जिंक का काम होता है हेलोजन को खा जाना, ये जिंक इस हेलोजन को और इस हेलोजन को खा जाएगा तो बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। बस थ्योरी पढ़ने की कहाँ जरूरत है भाई, यही रखो। जिंक क्या काम करेगा, हेलोजन को खाने का, इस हेलोजन को भी खा जाएगा, इस हेलोजन को भी खा जाएगा, तो डबल बॉन्ड लग जाएगा। आगे बात समझ में रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दी, ये वाली भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी पूरी। उसके बाद में अगला आता है ये वाला, जिंक तो खा गया, उसके बाद में अल्कोहल एसिड डिहाइड्रेशन, यही तो अभी बताया था मैंने आपको। इसको आपको याद रखने का, पूरा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है, आपको इतना ही याद रखना है कि ये वाला प्रोसेस याद रख लो कि अल्कोहल दिया है तो अल्कोहल मत बनाओ, अल्कोहल नहीं दिया है तो अल्कोहल बना दो, ठीक है। तो इस एल्कोहलिक KOH देगा तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, लेकिन एक्वस KOH देगा तो यहाँ अल्कोहल बन जाएगा। तो इस मेथड से अपन नहीं बना सकते, अपने को यही देखना था कि किस मेथड से नहीं बना सकते। जिंक मेटल से बना रहे थे ना, तो एल्कीन के बनाने के मेथड मैंने आपको NCERT का पूरा पेज आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया, क्या मेथड है, सीधे सिंपल से आंखें बंद करो और मैं रिवाइज करवाता हूँ। पहला मेथड था जिसमें से अपन लोग सिस और ट्रांस बना रहे थे। सिस बनाने के लिए तो अपन वही PDC काम में ले रहे थे, और ट्रांस बनाने के लिए लिक्विड अमोनिया काम में ले रहे थे। पहला मेथड कंप्लीट, ठीक है। दूसरा मेथड था कि एल्किल हैलाइड का एल्कोहलिक KOH अगर दिया है तो एल्किन बन जाएगा, और एक्वस KOH दिया है तो एल्कोहल बन जाएगा RX का, ये RX है, RX, ठीक है, एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ बन जाएगा RCC, ठीक है। और उसके बाद में जिंक का क्या काम होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। जिंक का काम होता है कि ब्रोमीन खा जाएगा, जिंक बोलेगा मैं तो ब्रोमीन खाऊंगा, ब्रोमीन खा जाएगा तो एल्किन बन जाएगी। ये मेथड तो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। चलिए अब अपन बताते हैं, ये रिएक्शन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा ना, ये इटार्ड रिएक्शन ऊपर आई थी, है ना, आई थी कि नहीं आई थी, यही तो इटार्ड रिएक्शन है, याद करो मैंने आपको समझाया था। तो मैं अब आपको, आप NCERT ओपन करो 12th वाली एल्डिहाइड की, और फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड में चले जाओ, वहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक रिएक्शन है जिसका नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन, नाम रिएक्शन है तो याद रखनी पड़ेगी, रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है नाम। इसमें बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, ठीक है, और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट लेंगे, है ना, ठीक है। तो इससे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, नाम रिएक्शन है, ऐसे कैसे रटनी है। इससे ये बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। ठीक है, और तो क्या ही बोले इसके बारे में यार, सिंपल है, बस बेंजोइल क्लोराइड लेना है और रोजेनमुंड का इसका ये रिएजेंट लेना, याद रखना, ठीक है। मैंने एक गंदी सी स्टोरी बना रखी थी इसको, जब मैं 12th में था उस टाइम, तो मैं आपको बता देता हूँ, गंदी सी स्टोरी है, बुरी लगे तो वीडियो डिसलाइक मत कर देना, ठीक है। एक लड़का था, वो रोज़ रोज़ पैदल जाता था, रोज़ रोज़ पैदल जाता था। एक दिन उसका मन हुआ कि वो बस में चढ़ गया, ठीक है, पहली बार बस में चढ़ा तो बेकार सी बात है, ठीक है ना, फर्जी सी स्टोरी है, ठीक है। बस में ऐसा लिखा होता है, जेब कतरों से सावधान, ठीक है। तो वो जो रोज़ रोज़ जो मुंडा था, रोज़ रोज़ कहाँ जाता था, रोज़ मतलब डेली, रोज़ रोज़ मुंडा पैदल जाता था, मुंडा मतलब मुंडा, लड़के को पंजाबी में बोलते हैं मुंडा, ठीक है।
तो वो मुंडा जो था वो रोज़ रोज़ पैदल जाता था, आज जा रहा है बस से। किससे जा रहा है? बस से, BAS बस। हमेशा होता है BUS बस, बट आज से क्या होगा? BAS बस। आज जा रहा है बस से वो कहीं स्कूल कॉलेज जहाँ भी इसको जाना है। तो रोज़ रोज़ मुंडा जाता था पैदल, आज जा रहा है बस से। बस से गया तो जेब कतरे ने उसकी जेब काट करके उसका CL गायब कर दिया। ठीक है, तो बन गया बेंजल्डिहाइड। CL गायब कर दो। और जब भी आपको पता है किसी चीज़ की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है तो उसको हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो यहाँ फिर बनेगा क्या? ऐसा ही बनेगा। CL तो इसका गायब हो गया, अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो वैलेंसी को सेटिस्फाई, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो उसको हाइड्रोजन लगा लेंगे बस, तो बन गया बेंजल्डिहाइड। ये एक बकवास सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बता दी, और रिएक्शन आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला आता है स्टीफन रिएक्शंस। ये बोलता है, इसमें ऐसे स्टोरी बना रखी थी मैंने कि स्टीफन, इसमें फीलिंग आती है टिफिन वाली। ठीक है, ठीक है, तो एक बकवासी स्टोरी इसमें भी। राशन, घर में राशन पानी आता तभी तो टिफ़िन बनेगा। तो संचल एक लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, जो भी, मुझे नहीं पता। ठीक है, राशन, संचल के घर पे राशन नहीं आया। ठीक है, राशन नहीं आया तो उसके टिफ़िन में हल्दी, एल्डिहाइड को हल्दी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उसके टिफ़िन में हल्दी की सब्ज़ी बना करके भेज दी बस। ठीक है, ये मतलब एक मेथड है। मैं आपको इसकी अगर इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊँ तो बस यही है कि अगर आप उनको एल्डिहाइड बनाना है तो आप साइनाइड से एल्डिहाइड बना सकते हो SnCl2 का यूज़ करते हुए, जहाँ आप उसको पहले इमीन में कन्वर्ट करोगे। इमीन में कन्वर्ट करने के बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो बन जाएगा एल्डिहाइड। आजकल इन रिएजेंट की जगह डाइबाल H भी काम में लेते हैं। आजकल इन रिएजेंट की जगह डाइबाल एस काम में लेते हैं। डाइबाल एस काम में लेने का यूज़ क्या हुआ है? एक्स्ट्रा लाभ क्या मिल गया अपने को? एक्स्ट्रा लाभ मिलने का ये लाभ है कि साइनाइड को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता ही करता है, साथ में एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है। समझ में आई बात आपको? तो ये तो आपका हो गया रोजनमुंड रिडक्शन, जो कि पैदल चलने वाला रोजमुंडा, ये तो एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये बात भी सही है। ये क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। और एस्टर में डाइबाल H, मैंने क्या बोला? स्टीफन रिएक्शन में अगर RCN होगा तो बना देगा। अगर आजकल उसकी जगह डाइबाल H काम में ले रहे हैं, डाइबाल H काम में ले रहे हैं, तो वो RCN के साथ साथ में एस्टर को भी कन्वर्ट कर दे रहा है। और ये रिएक्शन तो आपकी हो गई है। कौन सी? वही इटार्ड रिएक्शन। टोलुइन लेंगे, CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो इंटरमीडिएट बनेगा छोकरो HCl2 बनेगा, छोकरो HCl2, उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस मेथड से भी बन रहा है, तो इस फोर्थ वाले से नहीं बनेगा। ये फोर्थ वाला मेथड से क्या बनेगा? फोर्थ वाले मेथड से बनेगा एसिड। और ये आपको रिएक्शन दे रखी है, जब एसिड वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके फॉर्मेशन में आपको CO2 के साथ मतलब साइनाइड के साथ में रिएक्शन दिखा रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको एल्डिहाइड फॉर्मेशन की 3 मेथड तो आपको बता दी है। ठीक है, एक और बता देता हूँ, चलो 4 मेथड आज बता दूँ, बाकी कब भी और बता दूंगा। ये टोलुइन लिया, इसमें भी टोलुइन, ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ये इसके सिमिलर है, इटार्ड के सिमिलर है। तो इसमें टोलुइन लिया, इसमें भी टोलुइन लिया, बट यहाँ पे एक रिएक्शन, यहाँ CrO2Cl2 था, यहाँ पे अलग ऑक्साइड ले लिया, तो यहाँ इंटरमीडिएट अलग बनेगा, बट फाइनल काम वही है। सेम ऐसा कैसा ही प्रोसेस चल रहा है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। इंटरमीडिएट बनेगा और फाइनली इसका ये बन जाएगा। इसका इंटरमीडिएट कैसे याद किया था? छोकरो HCl2, इसको याद रखना है। छोको CH3, चोको मतलब चोको बार नहीं होती वैसे, चोको CH3। ठीक है, चोको बार नहीं था, चोको बार और मेथी, बस ऐसे, मिथाइल मतलब मेथी, ऐसे याद रख लो बस। ठीक है, ये रिएक्शन आपको 2 बार एग्जाम में आ चुकी है। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये सिंपल H नहीं दिया है तो यहाँ 2 Cl लग जाएंगे। लगे 2 Cl, आप बोलोगे एक क्यों नहीं लगा? क्योंकि अपने को यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन डालना है। अपने को प्रोडक्ट कैसा बनना है? यहाँ आप बोल सकते हो कि 1 Cl लग सकता था, आप बोल सकते थे कि 2 Cl लग सकते हैं, 3 Cl लग सकते हैं, तीनों कंडीशन पॉसिबल है। बट अपन तीनों हाइड्रोजन को हटा करके, या तो एक हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाओ, फिर 2 हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाओ, या 3 हाइड्रोजन को Cl लगाओ। अपने को प्रोडक्ट क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना जिसमें एक ऑक्सीजन लगाना है डबल बॉन्ड से। ये ऐसे लगा होगा, ऐसे ही तो होती है, ऐसे तो बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है। तो एक ऑक्सीजन लगाना डबल बॉन्ड से, तो 2 Cl लगाएंगे, फिर 2 Cl को हटा करके उसकी जगह डबल बॉन्ड वो लगा लेंगे।
तो 2 Cl लगाएंगे पहले। ये HNO रिएक्शन है ना, HNO क्या करेगा, 2 Cl लगा लेगा, एक यहाँ एक यहाँ। फिर उन दोनों Cl को हटा करके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे, बस ये काम होता है। तो ये याद रखना आप रिएक्शन। इसका इंटरमीडिएट पूछा था आपने से 2019 या 20 में, 19 या 20 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा मेरे ख्याल से, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो एक ही और मेथड बचा है, तो आज इसको भी खत्म कर देते हैं। इसका नाम है, नेम रिएक्शन है गाटरमान कोच। कोच होगा तो CO को, ठीक है, दोनों को प्रोनाउंस एक जैसा है। बेंजीन होगी, बेंजीन को बेंजील्डेहाइड में कन्वर्ट करना है, तो कोच क्या करता है, ठीक है। देखो ओके, ये मैं आपको रिएक्शंस बार बार पढ़नी है ताकि याद हो जाए, और मैंने थोड़े मोटे केमिस्ट्री बता दी इसको, और याद करने के तरीके आपको बता दिए। चलिए अगला रिएक्शंस, फिनॉल के फॉर्मेशन की मेथड NCERT में दे रखें। कैसे कर सकते हो आप, ये Cl लो, इस Cl को हटाओ और इसकी जगह NaOH से रिएक्शन कराओगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जो क्लोरोबेंजीन होता है वो ये डायरेक्ट ये बॉन्ड है ना, आपको जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना आप इलेक्ट्रोफिलिक्स हेलोएल्किन वाला, तो उसमें एक पूरा एक्सप्लेन किया होता है डिटेल में कि डायरेक्ट ये जो है ना बॉन्ड नहीं टूटता, उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है। पूरा 2 पेज खराब करती है NCERT इस चीज़ को समझाने के लिए। तो डायरेक्ट NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर होगा या NO2 ग्रुप लगा दोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, और ये Cl हटेगा और यहाँ पे लग जाएगा ONA लगेगा। NCERT ओपन कर लो सामने और इसी को साथ में अभी पढ़ते रहो, ठीक है। तो हाई प्रेशर दोगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर उसके साथ में इसकी रिएक्शन करोगे HCl, एसिडिफिकेशन करोगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। तो अगर आप हाई टेम्परेचर लोगे ना तभी रिएक्शन पॉसिबल हो गए। STP का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल और प्रेशर और टेम्परेचर पे ये नहीं बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये यही बोल रहा था कि इनकरेक्ट, मतलब कि कौन से किससे नहीं बना सकते। तो आगे बात समझ में, यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे STP NTP तो बहुत कम होते हैं। STP आपका क्या होता है 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर। यहाँ तो कितना प्रेशर ले रहा है 320, बहुत प्रेशर लेना पड़ेगा। STP की कंडीशन पे ये नहीं बनने वाला, ठीक है। क्यूमिन से बनता है, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 बार एग्जाम में आई हुई है, अभी भी इस बार भी तो है ना, ये ऑप्शन में तो है, मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है। क्यूमिन में क्या होता है, ये O2 लेना है अपने को, और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम याद रखना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसो बन रहा है ना, इससे टी बन रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसके बीच में इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन को डाल देना है। ये डाल दिया, ये जो मैंने मार्क किया था इनके बीच में 2 ऑक्सीजन को डाल दिया। डालने के बाद में इस पोर्शन को रिमूव कर दो आप एसीटोन के फॉर्म में, कर दिया, ये बन गया आपका फिनॉल। ये मतलब आपको ऐसे ही याद रखना है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं लगती है, कोई मेथड नहीं लगेंगे, बस आपको याद रखना है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेंगे, उसके बीच में O2 2 ऑक्सीजन को बीच में सेट करेंगे। बीच में सेट करने के बाद में ये चाय बनाते हैं ना वैसे होता है, पहले एक भगोना लो, उसमें पानी डालो, फिर पत्ती डालो, उसमें से बाहर निकाल दो छान करके, और आंसर तैयार है अपना। वैसा ही चाय बनाने का मेथड एक तरह का, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस 2 ऑक्सीजन को डाल दोगे, फिर इसको हटाने के लिए, किसी भी चीज़ को हटाने के लिए हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो किया तो ये पूरा ऐसे ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो पीछे क्या बच जाएगा, ये O और OH बचेगा, ये OH बचा लिया इसने, साथ में क्या बना एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिनॉल अगर आपको बनता है ना किसी मेथड से, मतलब बनता है ना फिनॉल बनाने का, दुनिया का सबसे बड़ा मेथड यही है। NCERT में इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो NCERT ओपन करो, यहाँ पढ़ो फिनॉल बनाने का मेथड, ठीक है। और डाइज़ोनियम सॉल्ट से भी बन जाता है, ये याद रखो। ये बहुत सारी चीज़ों का, डाइज़ोनियम सॉल्ट जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ों का इंटरमीडिएट होता है, मतलब इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो आपने लिया डाइज़ोनियम सॉल्ट लिया, मतलब ये Na2 लोगे तो N2Cl2 बन जाएगा। और N2Cl2 डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है, इसको बोलते हैं N2Cl2। इसके ऊपर में जो भी फेंकोगे ना वो लग जाएगा, जो फेंकोगे वो लग जाएगा। पानी फेंका, पानी मतलब OH फेंका, इसके ऊपर मैं आपको एक बार चैप्टर करवाना, मैंने एनरिन की वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं, मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर में जो भी फेंकेंगे ना वो लगेगा। आपने H2 फेंका तो ये OH लग गया, तो ये भी एक मेथड है बनाने का। ओलियम लोगे तो ओलियम मतलब H2SO4 होता है, फ्यूमिंग H2SO4 होता है, तो SO3S लग जाएगा। ये तो सल्फोनिफिकेशन हो गया बेंजीन का। बाद में NaOH लोगे तो OH लग जाएगा, तो ये भी एक मेथड है। तो फिनॉल बनाने के मेथड मैंने आपको पूरे समझा दिए अच्छे से, और इस मेथड से नहीं बना सकते। आप बोलोगे यही तो रिएक्शन है, यही वाली तो रिएक्शन है, लेकिन इसने प्रेशर और टेम्परेचर देखिए ना आप, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे नहीं होता है।
आप बोलोगे इतनी सी बात को लेकर क्वेश्चन बना दिया, इतनी सी बात को लेकर नहीं, आप पिछला चैप्टर ढूंढोगे ना तो वहाँ पे 2 पेज खराब कर रखे हैं एनसीईआरटी ने पूरे इस बात पे। और सबसे बड़ी बात अभी तक आपने क्या देखा पता है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। 16 क्वेश्चन आए थे टोटल, जिसमें से एक क्वेश्चन हार्ड मिला अपने को सिर्फ अभी तक। देखिए ओजोन डिप्लेशन लेयर जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक बादल जैसा बना देते हैं, तो वो ओजोन के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो ओजोन लेयर डिप्लेशन, यहाँ वो बात करेगा द ओजोन होल साउथ पोल में बनता है, प्रिवेंट दीज एंटार्क्टिका कॉल क्लाउड, ये बादल बन जाएंगे क्लोरीन के। तो देखो क्लाउड से हो रहा है, एनसीईआरटी में दिया है, तो डी का सेकंड, ठीक है। उसके बाद में 2 टाइप के स्मोक होते हैं, एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक और एक होता है क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक जो होता है ना, वो होता है रिड्यूसिंग नेचर का, कार से याद रखो, क्लासिकल जो होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो क्लासिकल स्मोक कैसा होगा आपका, रिड्यूसिंग नेचर का, सी का 4। तो क्लासिक और फोटो ये जो होगा ना फोटोकेमिकल स्मोक, वो फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाएगा। इसको फोटो वाले को ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं। तो फोटो वाला कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग मिक्सर, बी का फर्स्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, आपको याद रहेगा ना, क्लासिकल स्मोक कार, रिड्यूसिंग नेचर का, और तो फोटोकेमिकल कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग का हो जाएगा। और ओजोन लेयर का डिप्लेशन आपको पता है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं और उसी से स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का, आपको पता है ना ओजोन लेयर कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। तो उससे ही आंसर निकल रहा था। और बीओडी के बारे में मुझे आपसे बताने की बात ही नहीं है, बीओडी क्या होता है। बीओडी जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड होता है। अब बायो में फुल पढ़ते हैं अच्छे से, तो आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था। अगेन ये क्वेश्चन बड़ा भयंकर था, बहुत वाहियात था, और ये क्वेश्चन था आपका सेक्शन बी में, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन करने थे, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन उसके बाद पहले एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं 16। ये बोलता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, आपको पता है 2 टाइप के पॉलिश सॉरी, मैंने जो एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर रखा उसमें पॉलीमर में ये गायब भी कर रखा था, तो मुझे किसी से मांगना पड़ता। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है और एक होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। 2 टाइप के पॉलीमर होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक होता है जो सॉफ्ट वाले, जिसको बार बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बोलना ना, हीट करो और दोबारा काम में ले सकते हो। और थर्मोसेटिंग जो होते हैं उनको हीट करोगे, दोबारा काम में नहीं ले सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलीथीन आपके पास में आप देख रहे होते हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ नहीं आती हैं, कचरे बीनने वाले इसको लोग लेके जाते हैं, और वो क्या करेंगे, मशीन में डालेंगे, उसको गलाएंगे, दोबारा ही बना देंगे। पॉलीस्टायरीन, प्लास्टिक की जो बाल्टी वगैरह होती हैं पॉलीस्टायरीन की बनी होती हैं। ये ब्रश वगैरह जो होते हैं पॉलीस्टायरीन के बने होते हैं। तो इनको क्या करेंगे, ले जाएंगे, पिघलाएंगे, दोबारा काम में ले लेंगे, तो दोबारा काम में ले सकते हो, वो थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीविनाइल वगैरह, पॉलीविनाइल क्या होता है, पाइप नहीं होते अपने घरों में जो ये सैनिटरी वाले जो टॉयलेट वगैरह में लगे होते हैं, वो भी क्या है, उसको भी प्लास्टिक वाले ले जाते हैं, दोबारा गलाएंगे, काम में ले लेंगे। तो ये सब होते हैं ना, इनको बोलते हैं पॉलीविनाइल, ये सब आते हैं थर्मोप्लास्टिक। जबकि बेकेलाइट हो गया, आपको पता है ना एक फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ आपके घरों में फ्यूज़ लगे होते हैं, अगर किसी के पास पुराने टाइप के मीटर वगैरह होगा तो वहाँ फ्यूज़ लगे होते हैं, जो ऐसा लगता है कि ये किसी पत्थर का बना है फ्यूज़, या फिर ऐसा लगता है कि यार ये तो कांच का बना है फ्यूज़, ऐसा फ्यूज़ होता है। और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह ये ऐसे होते हैं, इनको एक बार आपने गला दिया ना, दोबारा काम में नहीं ले सकते इनको, तो वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्ट। बस यही सिंपल सा बात होता है। इसमें है ना थर्मोसेटिंग वाले में क्रॉस लिंक होता है, एक ये बात याद रखना है। क्या इसमें इतना याद रखना है, थर्मोप्लास्टिक को बार बार यूज ले सकते हैं, और इसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है, सिंपल लीनियर अरेंजमेंट होता है। थर्मोसेटिंग में क्या होगा, इसको बार बार यूज में नहीं ले सकते, इसमें क्रॉस लिंकिंग होगी, और इसके एग्जाम्पल बस। अब आपको बोला है थर्मोप्लास्टिक, बेकेलाइट नहीं, यूरिया नहीं, मेलामाइन नहीं, पॉलीथीन यस, पॉलीथीन को बार बार यूज़ कर सकते हो आप, एनसीईआरटी में दे रखा है। देखा आपने, आप कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं है बट भयंकर, इसने 4 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिए। तो आई थिंक मुझे देखिए कितने रिएक्शन पूछी एक साथ, 1 2 3 4 5, इसमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। इसको क्वेश्चन को स्किप करते हैं। आपको भी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए सेक्शन बी में, तो स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में बदल जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट ये भी एनसीईआरटी बेस्ड था, तो 16 क्वेश्चन थे, 16 के 16 एनसीईआरटी बेस्ड थे। और इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखना चाहो तो मैं फटाफट बता देता हूँ, पहले आपको इसका सॉल्यूशन दिखाई देता हूँ, ठीक है।
ये हैं आपको एल्कीन दिखा है। जब भी आपके पास में एल्कीन आ जाए, मैंने आपको बताया कि कौन कैसी रिएक्शन देता है, एल्कीन जब भी आ जाए तो आपको सोचना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, और पीएच को मैं बेंजीन रिंग बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो बेंजीन ही बना रखी है ऑप्शन में भी, तो अपन बेंजीन ही बना देते हैं। तो ये बेंजीन लिया, और यहाँ से था ये ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। उसकी पहली रिएक्शन कर रहे हैं HBr के साथ में, तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ Br लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा CH3, ये बन गया पहला बात, H और Br लग गया, पहले का काम हो गया, पहला काम हो गया। अगला है मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवा रहा है, तो ये तो एल्किन चैप्टर का था क्वेश्चन, था एल्किन चैप्टर का क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये आ जाता है आपके पास मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराना है, एल्किन वाला चैप्टर का क्वेश्चन आया, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर काम में लेगा ये एल्किल हैलाइड वाला, उसमें क्या, ये एल्किल हैलाइड बना हुआ है, Br लगा मतलब एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन, मैग्नीशियम के रिएक्शन साथ रिएक्शन करा रहा है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला मेथड आ गया, तो ये बन जाएगा इसके साथ में ग्रिग्नार्ड Mg और Br, दो चैप्टर काम में ले लिए। चलिए उसके बाद आगे क्या करता है, CO2 के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता है, ये अब एल्डिहाइड कीटोन में चला गया, CO2 के साथ में रिएक्शन करवाएगा ना, तो CO2 ऐसी होती है, ये NAR रिएक्शन करवा रहा है, CO2 कुछ ऐसी होती है, CO2 के ऊपर में ये रिएक्शन करेगा, प्लस इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यार, इतना टाइम कहाँ मेरे पास में, चलिए हो गया। तो अब ये करेगा, अब इसके ऊपर में ये रिएक्शन करेगा, तो आपको पता ना अभी मैंने NAR की रिएक्टिविटी आपको बताई थी, NAR में क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड को चीरते हैं, बताता है ना NAR कौन कौन से वो करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, साइनाइड, CO2 और SO3, तो ये तो आपका CO2 है, तो NAR से वो करेगा, ऑक्सीजन के पास में लगेगा, इसको तोड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे ना, तो मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये बनेगा नेगेटिव और Mg पॉजिटिव, ऐसे तो टूटता है। R देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है क्या, वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgBr होता है, तोड़ोगे तो क्या बनेगा, RBr नेगेटिव और Mg पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला जग जाएगा ऑक्सीजन के पास में लगेगा, और नेगेटिव वाला डायरेक्ट कार्बन से अटैच होता है, यही तो NAR में करते थे अपन लोग, तो ये Br फिर यहाँ चला जाता है घूम करके, वो ट्रांसफ़र होता है, बहुत डिटेल की बात होती है। नेगेटिव कहाँ लगेगा, इस कार्बन के ऊपर में, तो ये कार्बन ये वाला है, ठीक है। फिर इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, और एक जुड़ा हुआ है इससे ये बेंजीन रिंग, ऐसे ये लग गया, 3 चैप्टर खत्म हुए। चलो उसके बाद में SOCl2, ये देखो पहले ये वाली रिएक्शन HBr के साथ रिएक्शन, फिर ये RMg के साथ रिएक्शन CO2 के साथ में हो गया। उसके बाद में ये क्या बना है, ये तो एसिड बन गया, इसके साथ में ये हाइड्रोलाइसिस दे रखा ना इसने, हाइड्रोलाइसिस देगा तो ये एसिड बन जाएगा, तो ये बन गया आपका ये पूरा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, C और OH, ये पूरा ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये O और ये CH और ये CH3 और ये आपका ये रिंग बन गया। अब ये एसिड बन चुका है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके सही लिखता हूँ, COOH CH और CH3 और ये बेंजीन, उसी को मैंने सही से लिख दीजिए, आप दोनों को साथ देखिए, लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा है SOCl2 के साथ में, फिर से नेक्स्ट चैप्टर में चला गया एसिड वाले में, क्या बनेगा RCOCl, क्या बनेगा, ये COOH था ना, ये था RCOOH, और अब क्या बनाना है, ये नीचे वाला बिल्कुल नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो R है सिंपल, तो ये COOH किस में बदल गया, COCl में बदल जाएगा, COOH ये बन गया RCOCl बन गया। ये बनने के बाद में फिर आगे और रिएक्शन करवाएगा इसकी CH3NH2 के साथ में, जो कि ये वाली रिएक्शन आपकी एमीन वाले चैप्टर में मिलेगी। तो यहाँ से सिंपल ये हटेगा, ये हट जाएगा, Cl हटेगा और Cl की जगह लग जाएगा CONH, मतलब इसकी रिएक्शन करा रहा था CH3NH2 के साथ में, तो यहाँ से NH और CH3, बड़ा भयंकर सा लंबा सा क्वेश्चन होता है, ये स्किप ही करना था, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो कि आपको कहाँ दिखा है, और
फिनॉल तो कहीं था नहीं, ये वाला नहीं, इसमें ए और बी पूछा है। तो ए क्या था इसका, ए यहाँ बना था CO2 के बाद में, जो रिएक्शन करवाने के बाद में CO2 के साथ में जो रिएक्शन करवाया था ना, ये वाला OH लगा हुआ, ठीक है। ये वाला, ठीक है। और फाइनली ये रिड्यूस होकर के आपका बन जाएगा। तो बड़ा गंदा सा क्वेश्चन था, इसको आपको बिल्कुल माइंड नहीं लगाना। ऐसे एक आध क्वेश्चन आते हैं, ये सेक्शन बी में था तो आपको छोड़ देना था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बाकी NCERT बेस्ड थे। और कल मॉर्निंग में वीडियो अपन डालते हैं उसका चैप्टर, मतलब इसी 2022 का एक दूसरा वीडियो। कल 2022 के दोनों वीडियो आ जाएंगे, तो 2022 खत्म हो जाएगा और परसों अपन 2023 के डाल देंगे और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लेंगे अपन लोग। आप आराम से चलिए, NCERT चलिए। अभी सारा ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में NCERT बेस्ड ही आ रहा है।